हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं दो रियासतों का। और ये दोनों ही रियासत ऐसी हैं कि जो अस्तित्व में एक ही कहानी के आधार पर आई थी, अर्थात एक घटना हुई थी और उसी घटना के बाद ये दोनों रियासतें अस्तित्व में आई थीं। और इन दोनों रियासतों का नाम है होलकर रियासत और सिंधिया रियासत। सबसे पहले हम होलकर रियासत की कहानी को समझेंगे, इसके महत्व को समझेंगे, इसके प्रमुख शासकों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम सिंधिया रियासत की बात करेंगे। सिंधिया रियासत को ही ग्वालियर रियासत के नाम से जाना जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं होलकर रियासत। लेकिन ये सिंधिया रियासत और होलकर रियासत अस्तित्व में आखिर आई कैसे? यदि हमें इसको समझना है तो इसको समझने के लिए हमें थोड़े से मध्यकालीन इतिहास को खंगालना होगा। मध्यकालीन इतिहास, जब महाराष्ट्र में मराठाओं का उत्कर्ष हो रहा था। चूंकि आप लोगों ने मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा ही होगा कि मराठाओं का उत्कर्ष क्यों हुआ था, क्योंकि औरंगजेब के द्वारा इस तरीके की धार्मिक नीतियां चलाई जा रही थी, हिंदू विरोधी नीतियां चलाई जा रही थी। दूसरा, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था वो उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति जिसे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी कहा जाता है या छत्रपति की उपमा दी गई थी, उनके द्वारा मराठा साम्राज्य की नींव डाली जाती है। और ये नींव डाली जाती है हिंदू धर्म को फिर से अस्तित्व में लाने के लिए, हिंदू धर्म के वर्चस्व को बचाए रखने के लिए। यह मुगलों के विरोध में अपनी सत्ता का विस्तार करते हैं। और इस समय इनका प्रभुत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मुगलों के सामने सबसे बड़ी शक्ति बनकर मराठा आ जाते हैं। मुगलों के समक्ष सबसे बड़ा यदि शत्रु होता है तो वह होता है मराठा। मध्यकाल में ऐसा लगने लगता है कि यदि मुगलों के बाद भारत पर यदि कोई शासन करेगा तो वह शासन कौन करेंगे? मराठा शासन करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कि पानीपत का तृतीय युद्ध होता है जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को बुरी तरीके से पराजित कर देता है और जिसके तहत इनकी शक्ति मिट्टी में मिल जाती है। उसको हम समझेंगे बाद में। पहले हम समझ लेते हैं मराठाओं को। तो मराठाओं का उत्कर्ष किसके द्वारा किया जाता है? छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल जो होता है औरंगजेब के समकक्ष होता है। औरंगजेब से कई बार इनका युद्ध भी होता है, कई बार संधियां भी होती हैं। और एक बार तो औरंगजेब द्वारा इनके जो पुत्र होते हैं साहू जी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम द्वारा साहू जी को रिहा कर दिया जाता है, जेल से छोड़ दिया जाता है। साहू जी फिर से महाराष्ट्र जाते हैं, मराठा साम्राज्य की पताका को फिर से लहराते हैं, उनके साम्राज्य का विस्तार फिर से करने लगते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर एक पद नियुक्त करते हैं जिसे कहा जाता है पेशवा का पद। पेशवा का पद आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जाकर जो मराठा हैं उनकी रूपरेखा कौन गढ़ेंगे? पेशवा ही गढ़ेंगे। पेशवा का अस्तित्व ही आगे रहता है। तो पेशवा में ही उनके पुत्र होते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम का जन्म धार में होता है और उनकी मृत्यु रावलखेड़ी खरगोन में होती है। जन्म तो धार में होता है, लेकिन ये महाराष्ट्र में चले जाते हैं और महाराष्ट्र में मराठाओं को सेवाएं देने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनका क्षेत्र विस्तार कहाँ की ओर होने लगता है? उत्तर भारत की ओर होने लगता है। अभी तक बाजीराव प्रथम के पहले तक मराठा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही अस्तित्व में रहते हैं। लेकिन यह अपने चौथ और सरदेशमुख जो कर थे दो प्रकार के, उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगते हैं और समय समय पर उत्तर भारत में मुगलों के विरुद्ध और अन्य देशीय राजाओं के विरुद्ध आक्रमण करने लगते हैं। इन्होंने 1723 में दक्षिण का जो प्रवेश द्वार कहलाता है असीरगढ़ का किला, वहां से बुरहानपुर के मार्ग मालवा में प्रवेश किया। तो पहली बार कब मालवा में प्रवेश करते हैं? वह असीरगढ़ के द्वार से करते हैं, 1723 में करते हैं। फिर इन्होंने भोपाल के नवाब दोस्त मोहम्मद खां को 1732 में युद्ध करके पराजित कर दिया। तो इनका अस्तित्व कहां तक आ जाता है? भोपाल तक आ जाता है। इसी तरीके से जो बुंदेला शासक छत्रसाल होते हैं, जब उन पर मुगल शासक का जो सेनापति होता है मोहम्मद खां बंगस, वह जब आक्रमण कर रहा होता है तो उनके द्वारा भी बाजीराव प्रथम से मदद मांगी जाती है और बाजीराव प्रथम वहां पर मदद लेकर पहुंचते हैं और मोहम्मद खां बंगस को पराजित कर देते हैं। और इनका अस्तित्व अब कहां तक हो जाता है? बुंदेलों तक हो जाता है। फिर उसके बाद 1728 और 29 में यह अमजेरा धार के युद्ध में मुगलों को फिर से पराजित करते हैं। अर्थात आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पहले दिल्ली में मुगलों का शासक था और उनकी सत्ता को ये बार बार आक्रमण करके कमजोर करते जा रहे थे।
1731 में यह राणोजी शिंदे को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। इस नाम को आप याद रखिएगा क्योंकि राणोजी शिंदे ही हैं जो आगे जाकर सिंधिया वंश की नींव डालेंगे, सिंधिया रियासत की नींव डालेंगे। तो यहां पर 1731 में राणोजी शिंदे क्या हो जाते हैं, मालवा के सूबेदार नियुक्त हो जाते हैं। उसके बाद 1737 में भोपाल का युद्ध होता है और भोपाल का युद्ध किन किन के मध्य होता है, मराठाओं के और हैदराबाद के निजाम के मध्य होता है। और इस युद्ध में जो हैदराबाद के निजाम होते हैं इन्हें मराठा बुरी तरीके से परास्त कर देते हैं और इस तरीके से उत्तर भारत में इनका अस्तित्व आ जाता है, इनकी पताका लहरा जाती है। अब हम बात कर लेते हैं मराठाओं की शाखाओं की जो कि 1732 में विभाजित हो गई थी। 1732 में बहुत सारे लोगों को अलग अलग परगने दे दिए जाते हैं और वही परगने आगे जाकर रियासत के रूप में अस्तित्व में आ जाते हैं। जैसे बात करें कि इनकी शाखाएं कितनी थी, 5 थी। जैसे एक इंदौर में होलकर शाखा थी, ग्वालियर में सिंधी शाखा थी, पवार वंश धार में था और इसके प्रमुख कौन थे, आनंदराव पवार थे। वैसे ही देवास की जो बड़ी पांति थी उसमें तुकोजी वंश अस्तित्व में आ जाता है और जो देवास की छोटी पांति थी वहां पे जीवाजी वंश अस्तित्व में आ जाता है। इस तरीके से यह 5 भागों में परगनों को विभाजित कर देते हैं। इंदौर वाला क्षेत्र होलकरों को दे देते हैं, ग्वालियर वाला क्षेत्र सिंधियाओं को, धार वाला क्षेत्र पवार को जिसमें आनंदराव पवार प्रमुख होते हैं। उसी तरीके से देवास में 2 होते हैं, एक बड़ी पांति और एक छोटी पांति। बड़ी पांति तुकोजी वंश को दे दिया जाता है और जीवाजी वंश को कौन सा दे दिया जाता है, छोटी पांति में विभाजित कर दिया जाता है। इस तरीके से इन परगनों का विभाजन कर दिया जाता है और आगे जाकर यही परगने रियासत में तब्दील हो जाते हैं। इंदौर में होलकर वंश आ जाता है और ग्वालियर में सिंधिया वंश आ जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो हमें मध्य प्रदेश में किस किस को पढ़ना है, होलकर रियासत को और सिंधिया रियासत को पढ़ना है। बात कर लेते हैं हम होलकर रियासत की। होलकर वंश, तो होलकर वंश मैंने अभी आपको बताया है कि जब मुगलों का पतन होने लगता है तो मुगलों के पतन के साथ ही मालवा पर होलकर वंश स्थापित हो जाता है। और होलकर वंश कब स्थापित होता है, जब 1732 में पेशवा जो बाजीराव होते हैं अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे होते हैं और साम्राज्य के विस्तार करने स्वरूप वह अपने साम्राज्य को 5 सरदारों में, कौन कौन से थे, होलकर थे, सिंधिया थे, पवार थे, तुकोजी राव थे और जीवाजी राव थे, उनके बीच परगनों का विभाजन करके कर देते हैं। इनको अलग अलग परगना दे देते हैं और वहां का सूबेदार बना देते हैं और कहते हैं कि आपको यहां का प्रशासन करना है। आगे चलकर यही सूबेदार रियासत में तब्दील कर देते हैं अपने क्षेत्र को और वहां पर अपनी अपनी रियासतों को अस्तित्व में ले आते हैं। आगे जाकर मराठाओं को इनसे ही युद्ध करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब ये जब अपनी रियासत बना लेते हैं तो अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगते हैं। होलकर को होलकर क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो होलकर थे वह मूल रूप से होल गांव के निवासी थे और होल गांव के निवास करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था, होलकर कहा जाता था। संस्थापक कौन थे इनके? मल्हार राव होलकर थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके संस्थापक कौन से थे? मल्हार राव होलकर थे। और राजधानी की बात करें तो इनकी प्रारंभ में राजधानी कौन सी थी? इंदौर में राजवाड़ा थी। क्या थी? इंदौर का राजवाड़ा। ध्यान रखिए इस समय तक इंदौर शहर अस्तित्व में नहीं आया था, राजवाड़ा अस्तित्व में था जिसका निर्माण कौन करते हैं? मल्हार राव होलकर ही करते हैं और राजवाड़ा को क्या बना देते हैं? राजधानी बना देते हैं। बाद में जब अहिल्याबाई अस्तित्व में आती हैं, शासन की बागडोर अपने हाथों में संभालती हैं, तो वह राजधानी को राजवाड़ा से स्थानांतरित करके कहां ले जाती हैं? महेश्वर ले जाती हैं और होलकर वंश की राजधानी किसे बनाती हैं? महेश्वर को बनाती हैं। तो ये क्लियर हुआ आप सभी को कि मल्हार राव होलकर ने किस तरीके से होलकर वंश की स्थापना की या होलकर वंश की नींव रखी और कौन कौन सी इनकी राजधानियां थी। चलिए अब हम समझ लेते हैं होलकर वंश के प्रमुख शासकों को कि आखिर होलकर वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे। प्रमुख शासकों में मैंने बताया था कि इसकी स्थापना, जो होलकर वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने की थी। और मल्हार राव होलकर का अस्तित्व कब से कब तक रहता है? 1731 ईस्वी से 1766 ईस्वी तक रहता है। हम इनका जन्म देख लेते हैं और मृत्यु भी देख लेते हैं। तो जो मल्हार राव होलकर हैं वो मूल रूप से मध्य प्रदेश से नहीं थे। उनका जन्म कहां पर हुआ था? पुणे के होल गांव में हुआ था और होल गांव के होने के कारण ही इस वंश का नाम क्या पड़ा था? होलकर पड़ा था। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? भिंड में हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म और इनकी मृत्यु। आइए इनके द्वारा किए गए कार्यों को भी हम समझ लेते हैं कि मल्हार राव होलकर ने क्या क्या कार्य किए। तो इन्होंने 1729 में मालवा
इन्हें क्या हुआ था, मालवा में 5 महलों की सनद प्राप्त हो गई थी 1729 में। इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे और उस कार्यों को लेकर जो बाजीराव प्रथम थे उन्होंने इन्हें 5 महलों की सनद प्रदान कर दी थी। 1730 में मालवा के सर्वोच्च शासक भी इन्हें नियुक्त कर दिया जाता है। तो 1730 में क्या बन जाते हैं, मालवा के प्रमुख शासक। यहां से देखिए पृष्ठभूमि आपको दिख रही होगी कि किस तरीके से मालवा में होलकर वंश अस्तित्व में आ रहा है। पहले मल्हार राव होलकर को 5 महलों की सनद प्राप्त होती है, लेकिन इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें मालवा का सर्वोच्च शासक नियुक्त कर दिया जाता है। कब, 1730 में। 1734 में खान नदी के आगे यह कैंप का निर्माण करवाते हैं और जिसे मल्हारगंज के नाम से जाना जाता है। तो यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मालवा में मल्हारगंज का निर्माण किसने करवाया था और यह कहां पर है, तो खान नदी के तट पर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मल्हार राव होलकर ने करवाया था। 1747 में शाही महल राजवाड़ा का यह निर्माण करवाते हैं और राजवाड़ा को होलकर वंश की राजधानी बना लेते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, यहां पर होलकर वंश धीरे धीरे अस्तित्व में आ रहा था और इनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसी वक्त एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है पानीपत का तृतीय युद्ध। आपको पता है कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय युद्ध इतना भयानक युद्ध हुआ था कि इसमें जो मराठा की शक्ति का विस्तार हो रहा था उस विस्तार पर प्रश्न चिन्ह लग गया था और इनकी जो शक्ति थी वो धूमिल हो चुकी थी। इन कहा जाए तो मराठाओं की रीढ़ की हड्डी इस युद्ध के बाद टूट चुकी थी। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुआ था। 1761 में जब यह पानीपत के मैदान में, पानीपत का मैदान हरियाणा के अंतर्गत आता है, तो वहां पर हुआ था। कहानी कुछ ऐसी थी कि पानीपत के मैदान में जब ये लोग जा रहे थे उत्तर की ओर, कौन, मराठा, तो वहां पर इनका नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव भाऊ। सदाशिव भाऊ पूरे परिवार के साथ जा रहे थे। 14 जनवरी का टाइम था, संक्रांति का टाइम था, सब लोग मेले के रूप में मनोरंजन करते हुए जा रहे थे। लेकिन उसी वक्त इन्हें पता चलता है कि पानीपत के मैदान पर इनका इंतजार कौन कर रहा है, अब अहमद शाह अब्दाली कर रहा है। चूंकि इनकी शक्ति इस समय चरमोत्कर्ष पर रहती है तो यह किसी से डरते नहीं। ये बोलते हैं चलिए ठीक है, हम वहां पर अहमद शाह अब्दाली को भी देख ही लेते हैं। लेकिन अहमद शाह अब्दाली चूंकि आधुनिक तोपों से लैस था, आधुनिक शस्त्रागार से लैस था और इनकी जो युद्ध करने की रणनीति थी वह पुरानी और धीमी थी। यह धीमे गति से युद्ध करते थे, बड़ी बड़ी तोपों को साथ में लेकर चलते थे। चूंकि इनकी बड़ी बड़ी तोपें थीं इसलिए वह ना तो ज़्यादा जल्दी आगे हो पाती थी ना पीछे हो पाती थी और दागने में भी समय लगता था। लेकिन जो अहमद शाह अब्दाली था उसके पास बहुत अच्छे सैनिक भी थे, बहुत आधुनिक हथियार भी थे और आधुनिक तोपें भी थीं जो कि हल्की हुआ करती थीं, जो आगे पीछे बहुत आराम से हो जाया करती थी और दाएं बाएं भी मुड़ जाया करती थी। इस समय सदाशिव भाऊ को जो मल्हार राव हैं वह सलाह देते हैं कि हम जो अहमद शाह अब्दाली है उस पर धीमी गति से आक्रमण ना कर अचानक आक्रमण करते हैं और उन्हें हम चुनौती देते हैं। लेकिन सदाशिव भाऊ द्वारा मल्हार राव होलकर का इसमें उपहास उड़ाया जाता है और उन्हें एक छोटे से सैनिक के रूप में देखा जाता है और उनकी राह को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इतिहासकार कहते हैं कि आगे चलकर जो पानीपत के युद्ध में मराठाओं को बुरी तरीके से हार हुई थी वह हार का सबसे बड़ा कारण यही बनता है कि सदाशिव भाऊ द्वारा किसके द्वारा, जो मल्हार राव होलकर द्वारा सलाह दी गई थी उसे ना मानना था। इन्होंने जो सलाह दी थी यदि उसे मान लिया जाता तो शायद मराठा अहमद शाह अब्दाली से पानीपत के तृतीय युद्ध में जीत जाते। लेकिन उन्होंने इस सलाह को नहीं माना जिस कारण से इनकी बहुत बुरी तरीके से पराजय हुई। यहां से मल्हार राव होलकर जैसे तैसे बचकर निकल जाते हैं। लेकिन भांडेर के किले में जब वह पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हीं के पुत्र खंडेर राव, इनका पुत्र क्या होता है, खांडे राव होता है, उसे घेर कर मार दिया जाता है। तो यहां पर इनके पुत्र की हत्या हो जाती है। इसीलिए मल्हार राव होलकर के बाद जो शासक बनते हैं वह खांडे राव के पुत्र बनते हैं माले राव होलकर। खांडे राव का विवाह चूंकि किससे होता है, अहिल्याबाई से होता है। अहिल्याबाई भी महाराष्ट्र से ही थी, उनसे विवाह होता है और अहिल्याबाई और खांडे राव से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसे मालेराव होलकर कहा जाता है। मालेराव होलकर का कार्यकाल बहुत कम समय तक ही चलता है, 1766 से 1767 तक चलता है। फिर बीमारी के बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। चूंकि ये बच्चे होते हैं, अल्पवयस्क होते हैं, इसलिए यह शासन की सत्ता को अपने हाथ में नहीं ले पा रहे थे। तो इसकी बागडोर कौन संभाल लेता है, इसकी बागडोर संभालती है अहिल्याबाई। और अहिल्याबाई 1767 से लेकर 1795 तक शासन की सत्ता अपने हाथों में रखती हैं। चलिए हम अहिल्याबाई के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं
क्या आखिर अहिल्याबाई कौन थी, इनके पिता कौन थे, इनके पति कौन थे, इनके बच्चे का नाम क्या था और इनके सेनापति कौन थे। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह इतिहास में आगे की कड़ी को समझने में आपको मदद करेगी। यदि हम अहिल्याबाई की बात करें तो अहिल्याबाई का जन्म कब हुआ था? 1725 ईस्वी में महाराष्ट्र के चौरी गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र के चौरी गांव में। कब हुआ था? तो 1725 में हुआ था। इनका विवाह है खंडेराव से होता है और खंडेराव कौन होते हैं? मल्हार राव होलकर के पुत्र होते हैं और मल्हार राव होलकर वही हैं जिन्होंने होलकर वंश की नींव मालवा में रखी थी। तो यहां पर कहानी आपको समझ में आ रही है। खांडेराव से विवाह हो जाता है और मैंने आपको बताया था कि जब पानीपत के तृतीय युद्ध से जब यह बचकर भाग के आ रहे होते हैं तो उसी वक्त भांडेर के किले में इनको घेर कर खांडेराव की हत्या कर दी जाती है और इनका विवाह खांडेराव से होता है और खांडेराव से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसे मालेराव कहा जाता है। और खांडेराव के बाद मालेराव को शासक बना दिया जाता है, लेकिन ये अल्पवयस्क होते हैं, इसलिए इनकी बागडोर किसके हाथों में चली जाती है? शासन की बागडोर अहिल्याबाई के हाथों में चली जाती है। अब मालेराव की भी अल्प आयु में 1 वर्ष के बाद लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। इनके जो सेनापति होते हैं वो तुकोजीराव होलकर होते हैं। इनको आप याद रखिएगा, तुकोजीराव होलकर बहुत अच्छे सेनापति होते हैं, बहुत कुशल सेना नायक होते हैं। और आगे जाकर जब अहिल्याबाई की मृत्यु हो जाएगी तो होलकर वंश की सत्ता किनके हाथों में पहुंच जाएगी? तुकोजीराव के पुत्र के हाथों में पहुंच जाएगी। इनकी तुलना किससे की जाती है? कैथरीन रानी एलिजाबेथ से की जाती है। किसकी? अहिल्याबाई की। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अहिल्याबाई की तुलना किससे की जाती है, या पूछा जाएगा कि किस रानी की तुलना कैथरीन एलिजाबेथ से की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अहिल्याबाई के सेनापति का नाम क्या था? तो तुकोजीराव होलकर था। और बाकी इनकी हिस्ट्री तो आपको याद होना ही चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं कि अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किए गए आखिर कार्य कौन कौन से थे, क्योंकि अहिल्याबाई पर बड़े या 200 शब्दों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जा सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जा सकता है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसलिए अहिल्याबाई का हमने परिचय भी देखा है और अहिल्याबाई की हम उपलब्धियां भी देखेंगे। अहिल्याबाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने स्टार लगाना हो उतने लगा लीजिए। कई बार प्रश्न इसमें मुख्य परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए इनके हम विशेष या योगदान की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अहिल्याबाई को क्या कहा जाता था? तो इन्हें ममता और करुणा की देवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ममता और करुणा की देवी, क्योंकि इन्होंने लोगों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। इन्होंने सबसे पहले महेश्वर को राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? महेश्वर को। इससे पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? इंदौर का राजवाड़ा हुआ करती थी, लेकिन यह राजवाड़ा से राजधानी कहां स्थानांतरित कर लेती हैं? महेश्वर स्थानांतरित कर लेती हैं। महेश्वर का जो अस्तित्व है, जो वर्तमान में आपको दिखाई देता है, जो महेश्वर की साड़ी है, इस उद्योग को स्थापित करने का श्रेय भी किसको जाता है? अहिल्याबाई को जाता है। 1770 में इन्होंने इंद्रपुर अर्थात इंदौर नगर की स्थापना की थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले राजवाड़ा की स्थापना मल्हार राव होलकर करते हैं, लेकिन वहां पर इंदौर शहर अस्तित्व में नहीं आया होता है। इंदौर शहर की स्थापना कौन करती हैं? अहिल्याबाई करती हैं। और इसे जो वर्चस्व की प्राप्ति होती है इंदौर शहर को, जिस तरीके से यह फलता फूलता है, उसे फलने फूलने का कार्य भी कौन करती हैं? अहिल्याबाई करती हैं। 1818 ईस्वी में राजधानी महेश्वर से फिर से कहां स्थानांतरित कर देती हैं? इंदौर स्थानांतरित कर देती हैं। समझिएगा, राजधानी पहले क्या थी? तो पहले राजवाड़ा थी, फिर महेश्वर हुई, फिर कहां पर स्थानांतरित हो जाती है? इंदौर ही स्थानांतरित हो जाती है। 1784 में इंदौर में यह अनेक छत्रियां बनाती हैं। और छत्रियों का निर्माण क्यों करती हैं? ताकि जितने भी राहगीर हों उन्हें कोई असुविधा ना हो, वह यदि मार्ग से गुजर रहे हों तो विश्राम करने के लिए कोई उचित जगह उन्हें प्राप्त हो जाए, उचित प्याऊ पीने के लिए पानी उपलब्ध हो जाए, आराम करने के लिए सराह उपलब्ध हो जाए। इसलिए वह क्या करती हैं? बहुत सारी यहां पर छत्रियों का निर्माण करती हैं। यह अपने साम्राज्य की अन्य राज्यों से रक्षा भी करती हैं, चूंकि एक महिला होती हैं और महिला होने के कारण जो आसपास के राज्य होते हैं उनकी निगाहें अब होलकर वंश पर पड़ने लगती हैं, होलकर रियासत पर पड़ने लगती हैं। सभी आक्रमण करने की योजना बना के बैठे रहते हैं और समय समय पर आक्रमण भी करते हैं। और यह इन किन किन के आक्रमणों से? जैसे चंद्रावत, राघोबर, गंगाधर, चंद्रचूड़ जैसे बहुत सारे विद्रोही होते हैं जो यहां पर आक्रमण करना चाहते हैं, यहां का विद्रोह करना चाहते हैं, तो उनसे अपने राज्य की रक्षा भी करती हैं। अर्थात अपने राज्य
को सुदृढ़ तो बना ही रही थीं, साथ ही साथ अन्य विद्रोही शक्तियों से अपने राज्य की सुरक्षा भी कर रही थीं। यह अपने राज्य में अनेक कुएं, बावड़ियां, प्याऊ, धर्मशालाएं, अनाथालय और चिकित्सालयों का भी निर्माण करती हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए यह चिकित्सालयों का, धर्मशालाओं का, प्याऊ का, बावड़ियों का, कुओं का, सड़कों का निर्माण करवाती हैं। इनकी उपलब्धियों के कारण ही इन्हें लोक माता या लोक देवी के तुल्य माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि इन्होंने सिर्फ मध्य प्रदेश में ही या मालवा क्षेत्र में ही चीजों का निर्माण नहीं करवाया है, बावड़िया, कुआ, मंदिरों का निर्माण नहीं करवाया है। चूंकि ये शिव भक्त थीं और शिव भक्त होने के कारण शंकर जी के बहुत बड़ी उपासक भी थीं और उनके मंदिरों का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। इन्होंने बनारस में मणिकर्णिका घाट भी बनवाया था, साथ ही साथ गया में अष्टपदीय मंदिर का भी निर्माण करवाया था। महेश्वर का जो साड़ी उद्योग है, इसे भी फलीभूत करने का योगदान किसको जाता है? अहिल्याबाई रानी को जाता है। तो इस तरीके से इनकी जो उपलब्धियां हैं वह इस तरीके से हैं, तो इनको आपको देख लेना है एक बार और इसी तरीके से लिखना है। यदि 200 शब्दों में प्रश्न पूछ लिया जाता है तो 200 शब्दों में आपको अहिल्याबाई का जीवन परिचय, कि आखिर वह कौन थी, कौन उनके पति थे, कौन उनके पुत्र थे, कौन उनके सेना नायक थे, ये सभी आपको लिखते हुए उनकी उपलब्धियों का वर्णन आपको स्पष्ट तरीके से करना है। फिर इसके बाद यशवंतराव होलकर शासक बनते हैं। मैंने बताया था आपको कि जो तुकोजीराव होलकर होते हैं वो इनके सेनापति होते हैं और तुकोजीराव होलकर के ही पुत्र होते हैं यशवंतराव होलकर, जो कि आगे चलकर शासक बनते हैं और इनका शासनकाल 1807 से 1811 ईस्वी तक चलता रहता है। यह साहसी और दक्ष सेना नायक भी होते हैं। 1802 में इन्होंने बाजीराव द्वितीय कौन होते हैं? मराठा शासक होते हैं और साथ ही साथ दौलतराव शिंदे जो सिंधिया वंश के होते हैं, तो इन दोनों की सम्मिलित सेना को पराजित किया और अपने जो होलकर वंश है या होलकर रियासत है इसका विस्तार किया। अर्थात यह होलकर रियासत का, अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सक्षम होते हैं, कुशल सेना नायक होते हैं, दक्ष सेना नायक होते हैं और इसी दक्षता के कारण यह बाजीराव द्वितीय और दौलतराव शिंदे की संयुक्त सेना को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। इनकी वीरता को देखकर अंग्रेज इन्हें बिना शर्त इनसे संधि करते हैं और इन्हें स्वतंत्र शासक मान लेते हैं कि आप होलकर के या इस मालवा क्षेत्र के स्वतंत्र शासक हैं, आप पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। इन्होंने भानपुरा मंदसौर में गोला बारूद का एक कारखाना भी खोला था। तो ये पूछा जाता है प्रश्न कि भानपुर या मंदसौर में गोला बारूद का कारखाना किसके द्वारा खोला गया था? तो यशवंतराव होलकर के द्वारा खोला गया था। एनएस इनामदार ने इन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा भी दी थी। क्या कहा गया था? मध्य भारत का नेपोलियन। ध्यान रखिए, भारत का नेपोलियन कौन था? समुद्रगुप्त था। और मध्य भारत का नेपोलियन कौन था? तो मध्य भारत का नेपोलियन यशवंतराव होलकर को कहा था। किसने कहा था? तो एनएस इनामदार ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए अनेक युद्ध लड़े थे और अनेक क्या किए थे? राजाओं को पराजित किया था, अनेक अभियान भी किए थे। इसके बाद तुकोजीराव होलकर द्वितीय शासक बनते हैं। ध्यान रखिए, अब ये नाम अलग अलग आएंगे लेकिन प्रथम, द्वितीय और तृतीय इनके साथ लगा होगा। तो तुकोजीराव होलकर द्वितीय शासक बनते हैं जिनका शासन 1844 ईस्वी से 1886 ईस्वी तक चलता रहता है। कब से कब तक चलता है? 1844 ईस्वी से 1886 ईस्वी तक। 1857 का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में होता है। जब यह मालवा पर शासन कर रहे होते हैं तो इसी के समय 1857 की क्रांति भी भड़क उठती है। इंदौर रेजिडेंस एरिया में यह प्रथम औद्योगिक विकास का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, क्योंकि यह अपने इंदौर रेजिडेंस एरिया में प्रथम औद्योगिक विकास भी करते हैं। इन्हीं के समय इंदौर में रेलवे का भी क्या हुआ था? परिचालन हुआ था। फिर इनके बाद मल्हार राव द्वितीय शासक बनते हैं। कौन बनते हैं? मल्हार राव द्वितीय। 6 जनवरी 1818 में होलकर रियासत ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो जाती है। यहां पर संधि होती है और संधि के तहत अब ब्रिटिश सरकार होलकर वंश को या होलकर रियासत को अपने अस्तित्व में ले आते हैं, अपने अंडर काम करने के लिए ले आते हैं। और इस पर कौन काबिज होता है? ब्रिटिश सत्ता काबिज हो जाती है। फिर तुकोजीराव तृतीय आते हैं और तुकोजीराव तृतीय के समय 1932 ईस्वी में इंदौर में नर रत्न मंदिर का निर्माण किया जाता है। किसका किया जाता है? नर रत्न मंदिर का निर्माण, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का केंद्रीय संग्रहालय है। वहां पर पहले नवरत्न मंदिर हुआ करता था, जो कि अभी वर्तमान में केंद्रीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय संग्रहालय कहां पर है? तो इंदौर में है। और इसकी जगह पर पहले क्या था? तो नवरत्न मंदिर था, जिसका निर्माण तुकोजीराव तृतीय के द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था? तो 1932 ईस्वी में कराया गया था। फिर इनके बाद यशवंतराव होलकर द्वितीय शासक बनते हैं।
कौन बनते हैं? यशवंतराव होलकर द्वितीय। 1930 में इंदौर में यह माणिक बाग महल का निर्माण करवाते हैं। किसका निर्माण करवाते हैं? माणिक बाग महल का। ध्यान रखिएगा, मालवा के अंतर्गत जितनी भी स्थापत्य कला आप देख रहे हैं, अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग स्थापना करवाई जा रही हैं। तो यदि आपसे स्थापत्य कला पूछी जाए तो आप वहां से इन चीजों को निकाल कर लिख सकते हैं कि माणिक बाग जो महल है उसका निर्माण किसने करवाया था, नररत्न मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, होलकर महल का निर्माण किसने करवाया था, तो इस तरीके से राजवाड़ा का निर्माण किसने करवाया था, महेश्वर को राजधानी किसने बनाया था। तो इस तरीके से जो भी हैं वो आप यहां से निकालकर लिख सकते हैं, इसको मैं अलग से नहीं लिखवाऊंगा। साथ ही साथ 1940 में होलकर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? यशवंतराव होलकर द्वितीय के द्वारा की जाती है। इंदौर का स्वतंत्रता के पश्चात मध्य भारत में विलय इन्हीं के शासनकाल में हो जाता है, और जो होलकर रियासत होती है वह किस में मिल जाती है? भारत संघ में मिल जाती है। यहां पर एक प्रश्न और याद रखिएगा कि जो लालबाग पैलेस है जो इंदौर में बना हुआ है, बहुत ही मनोरम स्थान है, देखने लायक है, उसका निर्माण शिवाजीराव होलकर के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? शिवाजीराव होलकर के द्वारा कराया गया था। तो होलकर वंश के या होलकर रियासत के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने आपके सामने प्रस्तुत की, और हमने देखा कि आखिर यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते कौन कौन से हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि 11 नंबर का प्रश्न बनेगा, 200 शब्दों में प्रश्न पूछा जाएगा, तो या तो होलकर रियासत पर टिप्पणी करने के लिए पूछा जाएगा या फिर अहिल्याबाई से प्रश्न निकल के आएगा। ध्यान रखिए, मल्हार राव होलकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो यहां पर यदि आप मल्हार राव होलकर को लिखते हैं तो आप जितनी भी उपलब्धियां उनको आप यहां पर लिख दीजिएगा, या फिर सभी शासकों पर टिप्पणी करने के लिए आ जाएगी। 5 नंबर में जो शासक हैं महत्वपूर्ण, जैसे कि यशवंतराव होलकर द्वितीय हैं, मल्हार राव होलकर हैं, रानी अहिल्याबाई हैं, तो इस तरीके से प्रश्न 5 नंबर में भी बन सकते हैं। और 3 नंबर में जितने भी शासक हमने पढ़े हैं सभी से 3 नंबर में प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। तो इस तरीके से आप होलकर रियासत जो है उसको कवर करेंगे। चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली रियासत जिसका नाम है सिंधिया रियासत, सिंधिया वंश या ग्वालियर रियासत। कहानी वहीं से शुरू होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 परगनों की रियासतें दे दी जाती हैं। 5 परगनों में बाजीराव प्रथम के द्वारा बांट दिया जाता है अलग अलग तरीके से, जैसे कि इंदौर होलकरों को दे दिया जाता है या मालवा होलकरों को दे दिया जाता है। उसी तरीके से जो ग्वालियर का क्षेत्र है, ग्वालियर परगना है, वो किसे दे दिया जाता है? वह सिंधिया को दे दिया जाता है। तो कब दे दिया जाता है? अमझेरे के युद्ध के बाद 1730 में जो राणोजी सिंधिया थे उन्हें बाजीराव प्रथम मालवा का सूबेदार नियुक्त करते हैं, और जो 1732 के बाद इनको क्या करते हैं? अलग अलग सूबे परगनों के रूप में दे दिए जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा फिर आगे चलकर सिंधिया राजवंश की स्थापना की जाती है। 1731 में इन्हें उज्जैन, सुजालपुर और शाहजपुर की क्या मिल जाते हैं? क्षेत्र प्राप्त हो जाते हैं। तो ये तो हुई पृष्ठभूमि की किस तरीके से इसकी स्थापना हो रही है। बाकी कहानी जो हमने होलकर राजवंश में देखी थी वही देखेंगे कि किस तरीके से मराठाओं का उत्कर्ष हो रहा था, किस तरीके से साहू जी आते हैं, और साहू जी के समय फिर पेशवा का पद आता है, और पेशवा में जो उसके पुत्र होते हैं दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम, उनके समय किस तरीके से विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग परगने बांट दिए जाते हैं और अलग अलग परगनों पर अलग अलग रियासतें अस्तित्व में आती हैं। तो इतिहास यहीं से चालू होगा। आगे जाकर यदि हम सिंधिया रियासत या ग्वालियर रियासत की बात करें तो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि इसकी स्थापना किसने की और यहां के प्रमुख शासकों ने क्या क्या कार्य किए। सबसे पहले हम संस्थापक की बात कर लेते हैं। तो इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? राणोजी शिंदे माने जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ का जो परगना प्राप्त हुआ था तो वो किसे हुआ था? राणोजी शिंदे या सिंधिया को हुआ था। जो राणोजी शिंदे थे इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। एक थे जयप्पा, क्या थे? जयप्पा। दूसरे थे दत्ताजी, तीसरे थे तुकोजी और चौथे थे महादजी। क्या क्या थे? जयप्पा, दत्ताजी, तुकोजी और महादजी। ध्यान रखिएगा, जो राणोजी सिंधिया हैं इनके बाद जो शासन करेंगे वो कौन करते हैं? जयप्पा करते हैं। लेकिन जयप्पा के बाद दूसरे कौन करते हैं? दत्ताजी करते हैं। दूसरे शासक कौन बनते हैं? दत्ताजी करते हैं। लेकिन जैसे ही दिल्ली का युद्ध होता है, दिल्ली की जंग होती है, तो उसमें दत्ताजी की मृत्यु हो जाती है, और दत्ताजी की मृत्यु के बाद जयप्पा के पुत्र जानकोजी कौन बनते हैं? शासक बनते हैं। और जानकोजी के बाद सत्ता किसके हाथों में आ जाती है? महादजी के हाथों में आ जाती है। महादजी सिंधिया के हाथ में आ जाती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि इनके जो तीसरे पुत्र थे तुकोजी, इनके हाथों में सत्ता क्यों नहीं आती और महादजी के हाथों में इतनी लेट सत्ता क्यों जाती है, क्योंकि जानकोजी तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, जयप्पा के पुत्र, उसके बाद महादजी के हाथों में। तो दोस्तों जब पानीपत का युद्ध हुआ था तो उसमें जिस तरीके से होलकरों ने अपना पार्टिसिपेट किया था, उसी तरीके से राणी जी सिंधिया भी मराठाओं की ओर से युद्ध करने के लिए गए थे। वहां पर युद्ध करने के लिए जाते हैं और इनके बच्चे भी युद्ध करने के लिए जाते हैं, और इसी युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में, जो तुकोजी होते हैं वह क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और जो महादजी सिंधिया होते हैं बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। इसलिए ये सत्ता अपने हाथों में नहीं ले पाते हैं। इसलिए प्रारंभ में सत्ता किसको, जयप्पा को चली जाती है, जयप्पा के बाद दत्ताजी, लेकिन दत्ताजी की मृत्यु दिल्ली की जंग में हो जाती है और उसके स्थान पर जानकोजी आ जाते हैं, और जानकोजी के बाद सत्ता किनके हाथों में आ जाती है, महादजी सिंधिया के हाथों में आ जाती है। राजधानी क्या क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, इनकी पहली राजधानी क्या होती है, उज्जैन होती है। प्रारंभिक राजधानी क्या होती है, उज्जैन। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि सिंधिया रियासत की पहली राजधानी कौन सी थी और बाद की राजधानी कौन सी थी। तो पहले इनकी राजधानी क्या होती है, उज्जैन होती है, और बाद में किसे बना दिया जाता है, ग्वालियर को बना दिया जाता है। ग्वालियर युद्धों के द्वारा जीत लिया जाता है, अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है, और वहां पर ग्वालियर रियासत की स्थापना कर उसे राजधानी बना लिया जाता है। चलिए हम समझते हैं कि कैसे ग्वालियर राजधानी बनती है और यहाँ के जो राजवंश थे उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे। प्रमुख शासकों में देखें तो सबसे पहले कौन है, राणोजी सिंधिया, जो कि सिंधिया वंश की स्थापना करते हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो वह चलता है 1731 से 1775 ईस्वी तक। इनका जन्म भी कहां हुआ था, सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था, और यह भी अपनी सेवाएं किसको दे रहे थे, मराठाओं को दे रहे थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था, तो इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सिंधिया वंश की स्थापना करना। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर रियासत की अभी स्थापना नहीं हुई, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना नहीं हुई, इन्होंने अभी सिर्फ सिंधिया वंश की नींव डाली थी। यह सबसे पहले उज्जैन को अपनी राजधानी बनाते हैं और 1810 तक यह इनकी राजधानी बनी रहती है। यह महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराते हैं। महाकालेश्वर मंदिर को अलग अलग समय पर विदेशी राजाओं द्वारा लूटा जाता है और उसे तोड़ा फुड़ा जाता है, तो उसका जीर्णोद्धार कौन करवाते हैं, राणोजी सिंधिया के द्वारा कराया जाता है। इनके बाद मैंने बताया था कि इनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में सबसे चौथे पुत्र जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध में घायल हो जाते हैं, फिर बाद में आकर यह सत्ता ग्रहण करते हैं, उनका नाम था महादजी सिंधिया, और इनका कार्यकाल 1761 से लेकर 1794 ईस्वी तक चलता है। कब से कब तक चलता है, 1761 ईस्वी से 1794 ईस्वी तक। यह सिंधिया वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। इन्होंने 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में भी भाग लिया था, जिस युद्ध में यह क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, जिस कारण से यह तुरंत सत्ता नहीं संभाल पाए थे और बाद में इन्होंने सत्ता ग्रहण किया था। इन्होंने 1765 में ग्वालियर में गोहद के जो जाट राजा होते हैं उनको हराकर ग्वालियर पर अधिकार कर लेते हैं। सबसे पहले इनके हाथों में जो अस्तित्व रहती है, सत्ता रहती है, वह उज्जैन के क्षेत्र की रहती है। उज्जैन को राजधानी बना लेते हैं, लेकिन 1761 में पानीपत के युद्ध, तृतीय युद्ध के बाद 1765 में यह ग्वालियर पर अटैक करते हैं। ग्वालियर में जो गोहद होता है, वहां का राजा, जो जाट राजा होता है, उसे यह पराजित कर लेते हैं और ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लेते हैं, और ग्वालियर पर अपना अधिकार करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं, और साथ ही साथ ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ग्वालियर रियासत की स्थापना करते हैं, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना करते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि ग्वालियर रियासत साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, ग्वालियर रियासत की स्थापना कौन करता है, और ध्यान रखिए सिंधिया वंश का संस्थापक कौन है। तो सिंधिया वंश का राणोजी सिंधिया थे, लेकिन ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया के द्वारा की जाती है। यह दिल्ली के मुगल सम्राट के पद पर शाह आलम द्वितीय को बैठाते हैं, क्योंकि इस समय अंग्रेजों का आक्रमण हो रहा होता है और अंग्रेज शाह आलम द्वितीय को उनके पद से अपदस्थ कर देते हैं और वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं। जब यह वहां से भाग जाते हैं तो दोबारा यह मराठाओं से सहयोग मांगते हैं, और मराठाओं की तरफ से जो महादजी सिंधिया होते हैं वह इनका सपोर्ट करते हैं और इन्हें फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठाते हैं। दिल्ली के तख्त पर होता क्या है, शाह आलम द्वितीय को जैसे ही वहां से हटाया जाता है तो वहां पर 1788 में गुलाम कादिर को बैठा दिया जाता है, लेकिन यह गुलाम कादिर को वहां से हटाकर अंधा करके उनकी हत्या करवा देते हैं और फिर से शाह आलम द्वितीय को वहां की सत्ता पर, दिल्ली की सत्ता पर बैठा देते हैं। इस तरीके से सिंधिया वंश का जो अस्तित्व था प्रभावकारी इनके ही शासनकाल में होता है। इनके बाद दौलत राव सिंधिया आते हैं, तुरंत नहीं आते, थोड़ी देर बाद आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे शासक आते हैं। हम सिर्फ महत्वपूर्ण शासकों को ही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
दौलतराव सिंधिया का जो कार्यकाल है वो 1794 से 1827 ईस्वी तक रहता है। कब से कब तक रहता है? 1794 से 1827 ईस्वी तक। यह उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर को राजधानी बनाते हैं। ध्यान रखिए, ग्वालियर की स्थापना कौन करता है, ग्वालियर को साम्राज्य में कौन मिलाता है? तो वहां पर ध्यान रखिएगा कौन मिलाता है? महादजी सिंधिया। लेकिन ग्वालियर को राजधानी कौन बनाता है? तो ग्वालियर को राजधानी बनाते हैं दौलतराव सिंधिया। तो ये क्या करते हैं? ग्वालियर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय सुरजी अंजू गांव की संधि होती है। किसकी संधि होती है? अर्जू गांव की संधि होती है। फिर 1817 में ग्वालियर संधि होती है और ग्वालियर संधि के द्वारा पिंडारियों के दमन में यह अंग्रेजों की सहायता करते हैं। मैंने आपको बताया था कि पिंडारियों का एक कबीला होता है जो कि लूटमार और छापामार पद्धति पर कार्य करता है, अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, बहुत सारे अंग्रेजों की हत्या भी इनके द्वारा कर दी जाती है। तो इनके दमन के लिए अंग्रेज कठोर कदम उठाते हैं और दौलतराव सिंधिया के समय यह यहाँ पर अभियान चलाते हैं और दौलतराव सिंधिया के द्वारा इनका सपोर्ट भी किया जाता है पिंडारियों के दमन में। और किस संधि के तहत? ग्वालियर की संधि होती है, जिस संधि के द्वारा ये पिंडारियों का दमन करने का वचन लेते हैं और पिंडारियों के दमन करने में अंग्रेज सत्ता का, ब्रिटिश सत्ता का सहयोग भी करते हैं। 1818 में सिंधिया अंग्रेजों के अधीन होकर स्वतंत्र तक एक रजवाड़े के रूप में बने रहते हैं। यहाँ पर 1818 में क्या होता है? संधि होती है और जो सिंधिया होते हैं वो अंग्रेजों के अधीन चले जाते हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति तक उनके अधीन रहते हुए ही कार्य करते रहते हैं। फिर जयाजीराव सिंधिया आते हैं और जयाजीराव सिंधिया के समय 1874 में ग्वालियर में जय विलास पैलेस का निर्माण होता है। किसका निर्माण किया जाता है? जय विलास पैलेस का निर्माण किया जाता है। 1857 की क्रांति में यह अंग्रेजों का साथ देते हैं। इन्हीं के शासनकाल में 1857 की क्रांति होती है और इस क्रांति में यह किसका साथ देते हैं? अंग्रेजों का साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि झांसी की रानी के द्वारा भी इन पर ही अटैक किया जाता है, इनके साम्राज्य को लूटा जाता है। तो यह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी संधियां हुई हैं। 1818 की संधि हुई है, 1817 की संधि हुई है, जिसके द्वारा ब्रिटिश सत्ता के अधीन ही ये चले जाते हैं। इसलिए हर समय किसका साथ देते हैं? ब्रिटिश सत्ता का ही साथ देते हैं। इसके बाद जीवाजीराव सिंधिया आते हैं और जीवाजीराव सिंधिया का जो कार्यकाल है वो 1925 से लेकर 1948 तक चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? 1925 से 1948 तक। 18 मई 1948 को मध्य भारत के पहले राज्यपाल या राज प्रमुख के रूप में यह शपथ ग्रहण करते हैं। 1947 को जैसे ही भारत को आज़ादी मिल जाती है तो उसमें अलग अलग रियासतों के राज प्रमुख के रूप में लोग अस्तित्व में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का एकीकरण होता है, सभी रियासतों से कहा जाता है कि आप भारत संघ में शामिल हो जाइए और यह भारत संघ में शामिल होने के लिए एक शर्त रखते हैं कि हम जो राजा थे अब राजा तो नहीं रहेंगे लेकिन हमें राज प्रमुख बनाया जाए। इसीलिए इन्हें 18 मई 1948 को राज्यपाल या राज्य प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई जाती है। इन्हीं की पत्नी होती हैं राजमाता विजयाराजे सिंधिया। क्या होती हैं? राजमाता विजयाराजे सिंधिया, जो इनके बाद फिर सत्ता को अपने हाथों में लेती हैं या राज प्रमुख के रूप में कार्य करती हैं। 1948 में ग्वालियर रियासत का विलय भारत संघ में हो जाता है और उस पर हस्ताक्षर कौन करते हैं? तो जीवाजीराव सिंधिया ही करते हैं। इसके बाद विजयाराजे सिंधिया आती हैं जो कि जीवाजीराव सिंधिया की ही पत्नी थी। इन पर एक बुक लिखी गई है या जीवनी लिखी गई है जिसका नाम है एक रानी ऐसी भी, और किसके द्वारा लिखी गई है? मृदुल सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मृदुल सिन्हा ने क्या लिखी है कि जीवनी लिखी है जिसका नाम है एक रानी ऐसी भी, और एक किसके ऊपर है? तो यह है विजयाराजे सिंधिया के ऊपर लिखी गई है। इसके बाद इनके पुत्र माधवराव सिंधिया आते हैं और माधवराव सिंधिया के बाद उनके पुत्र ज्योतिराज सिंधिया आते हैं। तो इस तरीके से सिंधिया राजवंश की कहानी चलती रहती है, उनके राजवंशों की कहानी चलती रहती है। तो दोस्तों यहाँ भी यदि हम बात करें तो दीर्घ प्रश्न बनने की संभावना कम है, लेकिन यदि पूछा जाएगा तो सिंधिया राजवंश पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, जिसमें आपको सिंधिया राजवंश की स्थापना के साथ इसके जो प्रमुख शासक हुए हैं उनके कार्यों को लिखना है। 5 नंबर और 3 नंबर में पर्टिकुलर कोई भी शासक पूछा जाएगा, जैसे जीवाजीराव सिंधिया है, विजयाराजे सिंधिया है, इनके विषय में टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगी। इसी तरीके से 3 नंबर में या तो कोई महल पूछ लिया जाएगा या फिर कोई ये पूछ लिया जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय जो सिंधिया राजवंश है उसके शासक कौन थे। तो इस तरीके की घटनाएं एक एक बिंदु आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं।
इसके साथ ही जो भी रियासतों के अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसके साथ ही जितने भी राजवंश थे हमने उन्हें कवर किया है और 5वीं यूनिट को समाप्त किया है। तो इसके साथ ही आपकी 5वीं यूनिट समाप्त हो जाती है। बने रहिए, अच्छे से अध्ययन करते रहिए, क्योंकि 5वीं यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बराबर अंक के प्रश्न यहां से पूछे जाने हैं, बराबर शब्द सीमा के प्रश्न यहां से पूछे जाने हैं। तो इस यूनिट को, चूंकि यह बहुत छोटी है, बहुत अच्छे से करिएगा और इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, इस पर प्रश्न लिखने का अभ्यास करते रहिएगा। तो दोस्तों इस यूनिट में इतना ही। मिलते हैं हम आगे किसी और सीरीज में, किसी और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।